अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। कंपैरेटिव एग्जाम के अंदर बिलखसूस और कॉलेज यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश एग्जाम्स के अंदर बिल अमूम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का जो पेपर होता है उसमें प्रेस ही एक इंतहाई मुशक्कत तलब और मेहनत तलब जो है वो आर्ट होता है। प्रेस ही बेसिकली किसी भी दिए हुए पैसेज को, जो कि तवील पैसेज होता है, उसको इस तरह मुख्तसर करने का नाम होता है कि ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट, ओरिजिनल जो मीनिंग्स हैं, जो उसकी टोन है राइटर की, वो भी बरकरार रहे, लेकिन कम से कम अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। इतने कम इस्तेमाल किए जाएं अल्फाज और सेंटेंसेस कि तकरीबन ओरिजिनल पैसेज का वन थर्ड जो है वो आउटपुट और रिजल्ट के तौर पे सामने आए। प्रेसी के जो सबसे अहम असूल होते हैं वो ये है कि ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट या ओरिजिनल जो पैसेज के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कोटेशंस हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर है, जो इररेलेवेंट या अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं, उनको ओमिट किया जाए, छोड़ दिया जाए। और जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बातें हैं उनको ऐसे नेचुरल फ्लो में लिखा जाए कि सेंटेंसेस के दरमियान में कनेक्टिविटी भी बरकरार रहे, कोहिरेंस भी बरकरार रहे, ग्रामेटिकली भी और स्पेलिंग के हिसाब से, पंक्चुएशन के लिहाज से एक कॉम्पैक्ट किस्म का पैराग्राफ बने। और प्रेसी कभी भी दो तीन पैराग्राफ में नहीं बनाई जाती, प्रेसी का एक ही पैराग्राफ होता है। मैंने आज आपके सामने पाकिस्तान के अंदर 1985 में जो सीएसएस का पेपर हुआ था, उसमें इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेपर में जो प्रेसी का पैराग्राफ आया था, वो आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ और इसकी प्रेसी हम बनाएंगे। प्रेसी के लिए आप पहले एक पैराग्राफ को, जो भी आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में आता है, तो आप उस पैराग्राफ को एक मरतबा बगैर उसके जो टफ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं उनके ऊपर गौर किए, आप एक मरतबा पैराग्राफ को आराम से पढ़ ले। दूसरी रीडिंग जब आप करेंगे तो आपने फोकस करना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके नीचे उनको आप अंडरलाइन करते जाएं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दूसरी रीडिंग भी आप आराम से जब कर लेंगे, तीसरी रीडिंग के अंदर जब आप पैराग्राफ को पढ़ रहे होंगे, उसमें से जो की वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप रफ, जो पेज होगा आपके पास, आपको जो पेपर एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाता है, उसके एंड वाले पेज पे जाके वहां पे हेडिंग दें प्रेसी, और वहां पे जो पैराग्राफ में से जो की वर्ड्स हैं उनको बुलेट्स की फॉर्म में लिखते जाएं। वो आपके सेंट्रल थीम्स होंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, सिर्फ बुलेट्स की फॉर्म में, कोई सेंटेंसेस नहीं लिखने आपने। तो तीसरी रीडिंग के बाद जब आप वो बुलेट्स की शक्ल में या की वर्ड्स लिख लेंगे, तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपके पूरे पैराग्राफ के अंदर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इनके आसपास पैराग्राफ घूम रहा है। तीसरी रीडिंग के बाद आपको उस पैराग्राफ का टाइटल भी माइंड में क्लियर हो जाएगा कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। हम अपने पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और इस पैराग्राफ को मैं एक मतलब पढ़ूंगा और उसके साथ साथ मानी भी बताता जाऊंगा जो मुश्किल अल्फाज के होंगे, ताकि आपका इस पैराग्राफ के जो मानी, मतलब और इसका जो मेन थीम है वो आप, जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनके माइंड में बैठ जाए। और फिर टाइम की किल्लत के पेश नज़र मैं इसकी तीन रीडिंग्स तो नहीं करूंगा, लेकिन एज ए गाइडेंस, एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कंपेटिटिव एग्जाम में या यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्जाम में बैठें और आपके सामने कोई पैराग्राफ है जिसकी प्रेसी करनी हो, तो प्रेसी के लिए आप कम से कम उसकी तीन रीडिंग करें उस पैराग्राफ की। लेकिन यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप तीन मरतबा रीडिंग नहीं कर सकते, तो मैं एक मरतबा रीडिंग करूंगा और उस एक मरतबा रीडिंग के अंदर ही हम इसके मानी और मतलब और मफाहिम से यूं आगाही हासिल करेंगे कि हम इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस लेबर नॉट ओनली बाय enervating the laborer or by invigorating him, but also by the effect it produces on the regularity of his habits। क्लाइमेट जो है वो जो मजदूर होता है उसमें उसकी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ही असरअंदाज नहीं होती कि उसको एनर्जी देती है, जो उसकी एनर्जी कम करती है। एनर्वेटिंग का मतलब होता है एनर्जी कम करना, और इनविगोरेटिंग का मतलब होता है एनर्जी बढ़ाना। बल्कि ये जो मजदूर होते हैं उसकी जो हैबिट्स होती हैं उसके ऊपर भी असरअंदाज होती है कि वो कितना रेगुलरली काम पे जाता है। क्लाइमेट की बात हो रही है। Thus, we find that no people living in very northern latitude have ever possessed that steady and unflinching industry for which the inhabitants of temperate regions are remarkable। बस उसने ये कहा कि जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं,
जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हार्श नहीं होता, जहाँ मुतदिल फिजा होती है, आबो हवा होती है। उसने कहा कि नॉर्दर्न एरियाज के जो लोग हैं, उनके पास कभी भी ऐसी कंडीशंस नहीं रही कि उनके पास इंडस्ट्री जो है वो कंटिन्यूअस रहे, स्टेडी रहे, कंसिस्टेंट रहे, अनफ्लिंचिंग रहे। बल्कि उसने कहा नॉर्दर्न एरियाज के अंदर वैसी फिजा नहीं होती जैसी टेम्परेट रीजन्स के अंदर होती है। क्योंकि उसने कहा टेम्परेट रीजन्स के अंदर जो है, टेम्परेट रीजन होते ही वही हैं जहाँ आब हवा मुतदिल होती है। और जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पे उसने कहा जो इंडस्ट्रीज हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, परसिस्टेंट होती हैं, स्टडी होती हैं और अनफ्लिंचिंग होती हैं। लेकिन नॉर्दर्न एरियाज में उसकी बरक्स, इंडस्ट्री जो है वो अनफ्लिंचिंग या स्टडी नहीं होती। बल्कि वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज में चूंकि टेम्परेचर बहुत हार्श होता है, सीवियर कोल्डनेस होती है, और दिन बड़े छोटे होते हैं, तो वहाँ पे जो है लेबर और वहाँ कम टाइम पे जा पाती है, और वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो काफी टाइम बंद रहती है। इसलिए उनकी जो इंडस्ट्री जो है वो स्टडी नहीं होती। उसके बाद उसने बात की इन द मोर नॉर्दर्न कंट्रीज द सेवेरिटी ऑफ वेदर एंड एट द सम रीजन एंड एट सम सीजन्स द डेफिशिएंसी ऑफ लाइट rendered it impossible for the people to continue their usual out of door employments। उसने कहा नॉर्दर्न एरियाज के अंदर चूंकि वेदर की अंदर बहुत सेवेरिटी पाई देखी जाती है, तो कहीं कभी कभी वहां पे लाइट की कमी भी हो जाती है। तो वहां के जो लोग हैं वो आउट ऑफ डोर जो उनकी एम्प्लॉयमेंट जॉब्स होते हैं वो अमूमन उनको कंटिन्यू नहीं कर पाते। The result is that the working classes, being compelled to cease from their ordinary pursuits, are rendered more prone to desultory habits. The chain of their industry is, as it were, broken, and they lose that impetus which long continued and uninterrupted practice never fails to give। नतीजतन जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं वो अपनी ऑर्डिनरी जो परसूट्स होती हैं, जो अपना काम कर रहे होते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं कि वो उनको काम छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहां पे सर्दी बहुत होती है, दिन छोटे होते हैं, और वहां पे लेबर जो है वो रेगुलरली काम पे नहीं जा पाती। क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसम की, वेदर की सेवेरिटी की वजह से, बहुत कोल्डनेस की वजह से, और वो लोग जो है वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं कि वो अपनी जॉब को ओमिट करते हैं, क्विट कर देते हैं। और यूं नतीजतन जो इंडस्ट्री उनकी है वो भी क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्टडी नहीं रहती। Hence there arises a national character more fitful and capricious than that possessed by people whose climate permits the regular exercise of their ordinary industry। उसने कहा नतीजतन जो नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं, उन कंट्रीज के, उन रीजन के जो नेशंस हैं, उनके अंदर एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। और वो कैरेक्टर कैसा होता है, फिटफुल और कैप्रीशियस। यानी कि वो वहां पे जो लोग होते हैं वो चेंजिंग किस्म के वहां पे मौसम होते हैं, तो वहां की हैबिट्स जो भी होती हैं वो भी जो लेबर्स की, जो मजदूरों की जो हैबिट्स होती हैं वो भी, जो वर्किंग हैबिट्स होती हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं। लिहाजा वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं देखी जाती, स्टेडीनेस नहीं देखी जाती, और वहां पे जो इरेगुलरिटी ऑफ लेबर देखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। Indeed, so powerful is this principle that we perceive its operations even under the most opposite circumstances। ये एक इररिलेवेंट सी बात है। उसने कहा कि ये जो प्रिंसिपल है, सेवेरिटी, मौसम की सेवेरिटी और क्लाइमेट का असरअंदाज होना लेबर के ऊपर, ये इतना मजबूत है कि अगर हालात टोटली अपोजिट भी हो जाएं, यानी कि नॉर्दर्न की बात, अगर बिल्कुल इसके अपोजिट बात सदर्न की बात भी हम चले चले जाएं, हालात वैसे भी हो जाएं, तब भी ये जो असूल है ये वहां पे लागू होते हैं। कौन से? कि मौसम की सख्ती जो है, चाहे बहुत ज्यादा जैसे सर्दी होती है नॉर्दर्न एरियाज में, और सदर्न एरियाज में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, तो वहां पे भी यही प्रिंसिपल देखा गया है कि वहां पे भी लेबर जो है वो क्या होती है, डेफिनेटली ये वहां से उसने बात निकाली है कि इरेगुलर हो जाएगी। इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंसीव अ ग्रेटर डिफरेंस इन गवर्नमेंट लॉज, रिलीजन, मैनर्स एंड than that which distinguishes the Sweden, Norway on the one hand and from Spain and Portugal on the other hand। उसने कहा चाहे गवर्नमेंट लॉज, रिलीजन, मैनर्स, यानी कल्चर का बेशक फर्क होता है, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज में अगर हम बात करें तो स्वीडन एंड नॉर्वे, और सदर्न एरियाज की तरफ अगर हम देखें तो स्पेन एंड पुर्तगाल। इन कंट्रीज में, ये जो चार कंट्रीज हैं, चारों कंट्रीज यूरोप के ही हैं,
इनके अंदर अगर गवर्नमेंट का, रिलीजन का, कल्चर का फर्क जरूर है, लेकिन इन चारों कंट्रीज के अंदर जो है ये मुश्किल हो जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज कंट्रीज। इसका मतलब यह है कि इन चारों कंट्रीज के अंदर कोई अगर फर्क करना मुश्किल है तो इसके अंदर कुछ कॉमन की बात होगी जो आगे वो बताएगा। बट दीज फोर कंट्रीज हैव वन ग्रेट पॉइंट इन कॉमन। लेकिन चारों कंट्रीज में एक कॉमन पॉइंट है। इन ऑल ऑफ देम कंटिन्यूड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज इम्प्रैक्टिसेबल। इन चारों कंट्रीज के अंदर जो मुसलसल चलने वाली जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो चलना मुश्किल हो जाती है। आउट ऑफ प्लेस है ये बात, आउट ऑफ क्वेश्चन है कि इन चारों कंट्रीज में नॉर्थ के कंट्रीज हैं स्वीडन और नॉर्वे उसने बताया, और सदर्न कंट्रीज में है पुर्तगाल और स्पेन। उसने कहा कि इन चारों कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट का, कल्चर का, रिलीजन का फर्क जरूर है। ये चारों कंट्रीज जो यूरोप के हैं, लेकिन इनके अंदर एक कॉमन बात यह है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो कंटिन्यूअसली काम नहीं कर पाती, इम्प्रैक्टिसेबल है। इन द टू सदर्न कंट्रीज लेबर इज इंटरप्टेड बाय द ड्राइनेस ऑफ वेदर। अब सदर्न कंट्री जो उसने बात की है जैसे स्पेन और पुर्तगाल, वहां पे ड्राइनेस की वजह से जो लेबर है वो इंटरप्टेड हो जाती है, उनका काम जो है वो बीच में रुक जाता है। एंड बाय द consequent state ऑफ द सॉइल। और जैसे मौसम उनका सदर्न कंट्रीज के अंदर, सदर्न रीजन के अंदर, जैसे स्पेन और पुर्तगाल की बात उसने की है, वहां पे जैसे मौसम ड्राई होता है तो वहां की जो सॉइल होती है वो भी उससे मुतासर होती है। इन द नॉर्दर्न कंट्रीज द सेम इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेवेरिटी ऑफ वेदर एंड द शॉर्टनेस ऑफ द डेज। और अगर नॉर्दर्न एरिया की तरफ देखें, जैसे उसने मिसाल दी है यहाँ पे दो कंट्रीज की, स्वीडन एंड नॉर्वे, वहां पे दिन छोटे होने की वजह से और बहुत सर्दी की वजह से उसने कहा यही इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कि वहां लेबर जो है वो इरेगुलर हो जाती है। द कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट क्या है? दीज फोर नेशंस दो सो डिफरेंट इन अदर अदर रिस्पेक्ट्स। नतीजतन ये चारों ममालिक जो कि बाकी बहुत लिहाज से ये मुख्तलिफ हैं, आर ऑल रिमार्केबल फॉर अ सर्टन इंस्टेबिलिटी एंड फिकलनेस ऑफ कैरेक्टर। इन चारों कंट्रीज में एक कॉमन बात यह है, अगर ये कंट्रीज में अंदर कल्चर, रिलीजन और गवर्नमेंट का फर्क है, इन चारों कंट्रीज के अंदर जो दो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, दो सदर्न, लेकिन उनमें कॉमन बात यह है कि यहाँ पे जो इन ममालिक का जो नेशनल करेक्टर है वो क्या होता है, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी पाई जाती है और फिकलनेस, यानी कि चेंजिंग होती रहती है। ये इंस्टेबिलिटी और फिकलनेस क्या है कि वहाँ की जो लेबर है वो प्रॉपरली इंडस्ट्री में नहीं जा पाती, काम नहीं कर पाती। और इन कंट्रीज के जो इन इन ममालिक के, इन रीजन्स के, इन नेशंस के जो नेशनल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जो सामने आते हैं, लोगों के दुनिया के सामने आते हैं, उसमें क्या आती है? इंस्टेबिलिटी आती है, लैक ऑफ परसिस्टेंस, लैक ऑफ लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी देखी जाती है। इन चारों कंट्रीज में ये बात कॉमन है। और वजह क्या है? क्लाइमेट चेंज। तो ये पूरा पैराग्राफ बेसिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। मैंने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पहला पॉइंट हमने निकाला है कि क्लाइमेट अफेक्ट्स रेगुलरिटी ऑफ लेबर हैबिट्स, कि क्लाइमेट अफेक्ट करती है लेबर हैबिट्स। और ये पहले पैराग्राफ पैराग्राफ के पहले सेंटेंस से ही हमने ये बात निकाल ली थी कि क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस लेबर नॉट ओनली बाय एनर्वेटिंग द लेबर और बाय इनविगरेटिंग हिम बट आल्सो बाय द इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस ऑन द रेगुलरिटी ऑफ हिज हैबिट्स। कि जो क्लाइमेट है वो एक मजदूर की, यहाँ पे तो एक लेबर की बात वर्ड लिखा हुआ है, एक मजदूर की, लेकिन मतलब ये है लेबर पूरी क्लास की बात हो रही है। तो क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट करती है लेबर की जो हैबिट्स हैं उसकी रेगुलरिटी। दूसरी बात में इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से मैंने ये निकाला पैराग्राफ से, कि पीपल इन टेम्परेट रीजन्स हैव स्टडी एंड कंसिस्टेंट इंडस्ट्री। कि जो मोतदिल इलाकों के जो रीजन्स के जो लोग हैं, वहां पे बेसिकली जो इंडस्ट्री है वो स्टेडी एंड कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि वहां पे हार्श क्लाइमेट नहीं होती। स्टेडी टेम्परेट रीजन्स वो होते हैं जहाँ क्लाइमेट मुतदिल होती है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पैराग्राफ में ये बात आई है। तीसरी बात ये है, इंटरप्टेड लेबर हैबिट्स मेक पीपल प्रोन टू इरेगुलरिटी। कि जब लेबर जो है वो इंटरप्टेड हो जाती है, यानी कि जब हार्श कंडीशन की वजह से, जैसे नॉर्दर्न एरियाज उसने बात की है, वहां पे जब दिन छोटे होते हैं और बहुत कोल्डनेस होती है, या गर्मी, अगर हम सदर्न एरियाज की बात करें, जैसे उसने स्पेन और पुर्तगाल की बात की है, तो वहां पे ड्राइनेस की वजह से, ह्यूमिडिटी की कमी की वजह से, वहां पे भी लोग जो है और लेबर जो है वो इरेगुलर हो जाती है, प्रॉपरली डेली बेसिस पे काम पे कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली नहीं जा पाते। तो ये जो इंटरप्टेड लेबर हैबिट्स होती हैं, ये लोगों को बनाते हैं प्रोन, वल्नरेबल बनाते हैं टू इरेगुलरिटी, कि वो इरेगुलर हो जाते हैं अपनी जॉब में, अपने काम में।
और पांचवा पॉइंट जो हमने निकाला इस प्रकार से, कि डिस्पाइट डिफरेंसेस इन कल्चर, गवर्नमेंट एंड रिलीजन, कि गवर्नमेंट का, रिलीजन का, कंट्री का, कल्चर का, और रिलीजन, गवर्नमेंट का और कल्चर का फर्क जरूर होता है इन चारों कंट्रीज में। नेशंस विद हार्श क्लाइमेट्स, वो नेशन जो कि हार्श क्लाइमेट की हैं, मैंने ब्रैकेट में हवाला दे दिया, स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन एंड पुर्तगाल। दे ये जो चारों कंट्रीज हैं, दे शेयर इंस्टेबिलिटी ऑफ कैरेक्टर। इनका एक कॉमन बात क्या है जो जो शेयर करते हैं, कि इनके अंदर इनका जो नेशनल कैरेक्टर होता है इन चारों कंट्रीज का, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी पाई जाती है। रीजन क्या है? ड्यू टू इरेगुलर लेबर कंडीशंस। समझ आ गई होगी आपको कि ये पैराग्राफ जो है वो क्लाइमेट के ऊपर है और नेशनल कैरेक्टर के ऊपर है। टाइटल इसका यही बनेगा, क्लाइमेट एंड नेशनल कैरेक्टर। हम इसकी प्रेसी जो है वो अब बनाने की कोशिश करते हैं इन पांचों पॉइंट्स को मिला के। और मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ। आपने नोट करना है कि मैं कम से कम अल्फाज में इसकी प्रेसी कैसे लिखता हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट शेप्स द कैरेक्टर ऑफ नेशंस बाय influencing the regularity of labor। ये इस पूरे पैराग्राफ का थीम है कि क्लाइमेट जो है वो कंट्री, नेशंस के कैरेक्टर को शेप करती है। कैसे? बाय इन्फ्लुएंसिंग द रेगुलरिटी ऑफ लेबर, लेबर की जो रेगुलरिटी है उसको इन्फ्लुएंस करते हुए, मुतासर करते हुए। ठीक है। इसके बाद हम आगे लिखते हैं कि इन, जो बातें पैराग्राफ में भी लिखी गई हैं, इन टेम्परेट इन टेम्परेट रीजन्स, स्टडी इंडस्ट्री प्रीवेल्स, कि जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं वहां पे स्टडी इंडस्ट्री प्रिवेल करती है, कि वहां पे इंडस्ट्री जो है वो कंसिस्टेंट होती है, स्टडी होती है। ठीक है। वाइल इन एक्सट्रीम नॉर्दर्न एंड सदर्न क्लाइमेट्स, लेबर इंटरप्शंस caused by severe cold or dryness, या आप ये भी कह सकते हैं coldness or excessive dryness, lead to irregular labor, सिंपली लेबर का वर्ड पहले आ गया, हैबिट्स। कि इन टेम्परेट रीजन्स, कुछ जो मुतदिल जो रीजन्स होते हैं वहां पे स्टडी इंडस्ट्री प्रिवेल करती है, कॉमा, आगे हम बात करें, वाइल इन एक्सट्रीम नॉर्दर्न एंड सदर्न क्लाइमेट, लेकिन जबकि उसने कहा कि एक्सट्रीम नॉर्दर्न और सदर्न क्लाइमेट के अंदर लेबर इंटरप्शंस, जो लेबर इंटरप्शंस होती हैं कॉज्ड बाय सेवियर कोल्ड और एक्सेसिव ड्राइनेस, लीड टू इरेगुलर हैबिट्स, यानी कि नॉर्दर्न और सदर्न क्लाइमेट्स के अंदर जो है वो जो लेबर इंटरप्शंस होती हैं वो किस तरफ, किस चीज का बायस बनती हैं? इरेगुलर हैबिट्स का बायस बनती हैं। किन लोगों के दरमियान में? साफ सारे लेबर, क्योंकि हमने वर्ड लेबर इंटरप्शन कह दिए पहले। नेक्स्ट हम लिखते हैं दिस डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जब लेबर काम पे प्रॉपर कंटिन्यूसली नहीं जाती तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाती है। डिसकंटिन्यूटी वीकन्स परसेवरेंस, वो जो मुस्तकिल मिजाजी उनके अंदर होती है काम करने की, उसको वीकन कर देती है। एंड प्रोड्यूसेस
A national character marked by instability regardless of cultural or political differences। मैं इस पैराग्राफ को आपके सामने थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर नजर आए। क्लाइमेट शेप्स द कैरेक्टर ऑफ नेशंस बाय इन्फ्लुएंसिंग द रेगुलरिटी ऑफ लेबर। मैंने ये बात की, ये इस पूरे पैराग्राफ का थीम है। ओपनिंग सेंटेंस बना मेरा, टॉपिक सेंटेंस बना इस पैराग्राफ का। इन टेम्परेट रीजन्स, यानी इसी के आसपास बात घूमेगी। पैराग्राफ राइटिंग का असूल भी यही है कि पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, जिसके आसपास बात घूमनी चाहिए, जिसकी आगे जो बातें होगी वजाहत होगी या सपोर्ट होगी। इन क्लाइमेट शेप्स द कैरेक्टर ऑफ नेशंस बाय इन्फ्लुएंसिंग द रेगुलरिटी ऑफ लेबर, ये बात हमने पैराग्राफ से निकाली। इन टेम्परेट रीजन्स, टेम्परेट रीजन जो होते हैं जहां पर मुतदिल फिजा होती है, आब हवा होती है, क्लाइमेट होती है। इन टेम्परेट रीजन स्टडी इंडस्ट्री प्रीवेल्स, वहां पे जो इंडस्ट्री है वो कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, कंटिन्यूअस है, इनवेरिएबल है। वाइल इन एक्सट्रीम नॉर्दर्न एंड सदर्न क्लाइमेट्स, जबकि एक्सट्रीम नॉर्दर्न और सदर्न क्लाइमेट जो होती हैं वहां पे क्या है, लेबर इंटरप्शंस, जो लेबर की इंटरप्शंस होती हैं वहां पे, कॉज्ड बाय सेवियर कोल्ड और एक्सेसिव ड्राइनेस लीड टू इरेगुलर हैबिट्स। वहां पे नॉर्दर्न और सदर्न एरियाज के अंदर जो एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशंस हैं उनसे जो लेबर इंटरप्शन हो रही है, उससे क्या हो रहा है, रेगुलर इरेगुलर हैबिट्स डेवलप हो रही हैं लेबर के अंदर। दिस डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी मतलब ये है कि जब लेबर प्रॉपरली रेगुलरली काम पे नहीं जा रही। डिसकंटिन्यूटी मीन इरेगुलरिटी, जब लेबर प्रॉपरली टाइम पे नहीं जा रही काम पे, इरेगुलर हो रही है वेदर कंडीशन से, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज की बात हो रही है या सदर्न एरियाज की बात हो रही है। दिस कंटिन्यूटी वीकन्स परसेवरेंस एंड प्रोड्यूसेस अ नेशनल कैरेक्टर, इससे उनकी मुस्तकिल मिजाजी जो है वो कमजोर हो जाती है, और इससे इन ममालिक में, इन नेशंस में, इन कंट्रीज में, इन रीजन्स में एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप होता है। दिस डिसकंटिन्यूटी डेवलप्स अ नेशनल कैरेक्टर मार्क्ड बाय इंस्टेबिलिटी, उस नेशनल कैरेक्टर के अंदर इंस्टेबिलिटी का रंग जो है वो गालिब नजर आता है। रिगार्डलेस ऑफ कल्चरल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इन ममालिक के अंदर, इन कौमों के अंदर कल्चरल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट का, रिलीजन का, मैनर्स का फर्क हो सकता है, कल्चर का। तो ये पैराग्राफ जो है, अब इसमें देखें मैंने कहीं पे नॉर्दर्न और सदर्न एरियाज का तो वैसे जिक्र किया है, लेकिन मैंने कहीं स्वीडन का, पुर्तगाल का, नॉर्वे का, स्पेन का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो मिसाल देने के लिए उसने था। हमें पता है कि नॉर्दर्न एरियाज कौन से हैं, सदर्न एरियाज हमें पता है कौन से हैं, लिहाजा मैंने इस पैराग्राफ के अंदर, प्रेसी के अंदर वो मिसाल नहीं दी, वो मैंने अननेसेसरी बात नहीं लिखी यहाँ पे। नॉर्दर्न एरियाज आ गए हैं तो इसका मतलब है जो नॉर्दर्न एरियाज के जो यहाँ पे कंट्रीज जो लिखे हुए हैं उनका जिक्र हो गया है, जैसे स्वीडन एंड नॉर्वे का जिक्र हो गया जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। और जब मैंने सदर्न एरियाज का वर्ड इस्तेमाल किया है, सदर्न का, तो उसका मतलब है कि वहां पे स्पेन और पुर्तगाल की बात हो गई है। तो ये कम से कम अल्फाज में हमने लिखा। अब इसको आप अगर आप देखेंगे तो इस पैराग्राफ के अंदर जो दूसरा तीसरा सेंटेंस है वो मैंने आपस में कनेक्टेड जोड़े हुए हैं नेचुरल फ्लो के साथ, एक ऑर्गेनिक इसकी, इसके अंदर कोहेरेंस नजर आएगी आपको। अब इसका अगर हम टाइटल बनाए तो आपको पता है कि ये टाइटल जो है वो बेसिकली, हम टाइटल बनाने की कोशिश करते हैं इसका, और टाइटल हम बनाते हैं इसका क्लाइमेट एंड नेशनल कैरेक्टर। ये मैंने पैराग्राफ के अंदर से ही अल्फाज उठाए हैं, ये इसका बेसिकली टाइटल हो गया। और टाइटल के अंदर भी, टाइटल के भी अपने प्रॉपर मार्क्स होते हैं। जब आप पी में सी एस एस या किसी भी प्रेसी के पेपर को देखते हैं, उसका जो टाइटल होता है उसके अपने मार्क्स होते हैं, लिहाजा आपने टाइटल लिखना कभी भी नहीं भूलना। तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ आपको प्रोमिनेंट करने के लिए आपके सामने। तो ये इसका टाइटल हो गया, और हमारे पास ये इसकी प्रेसी हो गई।
प्रेसी जो है हमारी ऑलमोस्ट जी पैराग्राफ का वन थर्ड है, और इसमें हमने इंपॉर्टेंट बातें कर दी हैं कि क्लाइमेट जो है वो किसी भी नेशन या कंट्री की लेबर को पे मुतासर होती है, उसको इरेगुलर कर देती है, उनकी जो लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं उनको डिसकंटिन्यूस कर देती है। और इससे चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज के लोग हों या सदर्न एरियाज के लोग हों, वहाँ पे चूंकि हार्श वेदर होता है तो वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो फ्लिंचिंग होती है, वहाँ कंटिन्यूस नहीं होती, डिसकंटिन्यूस होती है, जिससे उन ममालिक में, उन रीजन्स में, उन क्लाइमेट्स के अंदर, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज की क्लाइमेट हो या सदर्न एरियाज की क्लाइमेट हो, वहाँ के लोगों का एक नेशनल करेक्टर डेवलप होता है, उन उन नेशंस का, उन कंट्रीज का। और वो नेशनल करेक्टर उनका कैसा होता है, उसके ऊपर इंस्टेबिलिटी का असर गालिब आता है, गालिब होता है इंस्टेबिलिटी का रंग। और वो इंस्टेबिलिटी क्यों होती है? ड्यू टू इरेगुलर लेबर हैबिट्स। उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ, इसकी प्रेसी बनाने से आपको समझ आ गई होगी कि हमने प्रेसी के अंदर जो मिसालें दी गई हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्दर्न और सदर्न एरियाज के जहाँ पे कंट्रीज के नाम लिखे गए हैं, उनको हमने ओमिट करना होता है और अननेसेसरी चीज़ों को निकाल देना होता है। और कम से कम अल्फाज अल्फाज को आपस में, और कम से कम जुमलों को आपस में ऐसे जोड़ते हैं कि उनके में नेचुरल फ्लो और ऑर्गेनिक कोहिरेंस, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। ऐसा अल्फाज का, जुमलों का मजमुआ जो कि बमुश्किल पूरे पैराग्राफ का वन थर्ड हो। अल्फाज गिनने की जरूरत नहीं है कि आप पूरे पैराग्राफ के अल्फाज गिनते रहें और फिर अपनी प्रेसी के अल्फाज गिनते रहें। बस एक काम करना है कि आपने एक मरतबा रीडिंग करनी है, दूसरी उससे आप देखने का ओवरऑल थीम क्या है, दूसरी मतलब जब रीडिंग करेंगे तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेंगे, और तीसरी जब रीडिंग करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बुलेट्स की फॉर्म में आप लिख लेंगे, जैसे हमने इससे ऊपर पहले तीनों 5 पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। ये मैंने प्रैक्टिस की, एक बार इसकी रीडिंग की और उसकी पॉइंट, जो 5 पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ के निकाल के रख दिए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर ये जो स्वीडन और ये जो बात है मैंने ये पैराग्राफ के अंदर लिखी है, सॉरी जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर मैंने लिखी है, ये सिर्फ वजाहत के लिए थी, अदरवाइज इनको हमने प्रेसी में शामिल नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए प्रेसी राइटिंग के हवाले से मुफीद और मोमेंट साबित होगा, बेनिफिशियल साबित होगा, यूजफुल साबित होगा। इसी तरह प्रेसी के हवाले से हम, ये सिलसिला मेरा चलता रहेगा। 1985 से आज हमने स्टार्ट की है। हम, हमारी जो अगली वीडियो होगी वो 1986 जो है, 1986 में जो CSS के जो पेपर्स हुए थे उनके में, 1986 के इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड प्रेसी के पेपर में जो प्रेसी का क्वेश्चन था, हम उसकी प्रेसी बनाना सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे से जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल की तवज्जो से और मेरे चैनल की वसात से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस में इंग्लिश ग्रामर, ऐसे राइटिंग और इंग्लिश राइटिंग के हवाले से यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।